Welcome to MediJ classes. This is 7th lecture and last lecture of current electricity class 12 physics. Okay? प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशन किया था. इसमें हम पावर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. ठीक है, फिर उसके एनर्जी पे बेस्ड जो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उस पर, ठीक है, एंड एफिशिएंसी, इस सब टॉपिक को हम जनरली इसमें कवर करेंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर से. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है द एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड, यानी जितना एनर्जी डिसिपेट होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज पावर. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब होता है द एनर्जी डिसिपेटेड बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस per unit time is known as electric power. ओके, एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या पढ़ा था? हीट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रेडिएट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड हीट के डिफरेंट फॉर्मूलेज हमने पढ़ा था. ओके, तो हीट यानी पावर का फॉर्मूले की बात करो ये आएगा H अपॉन T, हीट डेसिपेटेड अपॉन टाइम. ओके, नाउ अब हीट के हमने तीन अलग अलग रिलेशन पढ़ा था. H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. अगर मैं ये यहाँ वैल्यू प्लेस करूं तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी. सो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ओके, अगर H के बदले में यूज करूं मैं V स्क्वायर आर अपॉन टी, ये भी रिलेशन था वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस में. इन दैट कंडीशन पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर आर टी होल डिवाइडेड बाय टी. सो P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर. ठीक है, एंड नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला भी था H का. सो H इक्वल टू V आई टी. सो अगर मैं पुट करूं इसमें पावर में तो V आई टी अपॉन टी. सो P इक्वल टू V आई. दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर इन टर्म्स ऑफ ये वोल्टेज एंड करंट के टर्म में, वोल्टेज रेजिस्टेंस के टर्म में, एंड करंट एंड रेजिस्टेंस के टर्म में, यानी जहां पे जो रिक्वायरमेंट होता है हम वो इसका यूज करते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट का. तो जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल पावर का, बिकॉज पावर बहुत सारे टाइप के होते हैं. ऑप्टिकल पावर आंखों का पावर होता है जिसको हम डायोप्टर में मेजरमेंट लेते हैं. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर है. तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है आपका वॉट. वॉट साइंटिस्ट था जिसके ऑनर में ये यूनिट दिया गया था. सो यू कैन से एसआई यूनिट इज वॉट. शॉर्ट फॉर्म में W से हम इंडिकेट करते हैं. ठीक है, किलोवाट मतलब 1000 वाट को बोलते हैं, यानी 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट. मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट. इसके अलावा एक दूसरा इसका कॉमर्शियल यूनिट भी होता है. कॉमर्शियल यूनिट मतलब जिसमें मशीन का पावर को इंडिकेट करते हैं. जैसे बल्ब का पावर है तो उसको वाट में दिखाते हैं, लेकिन मशीन का जो पावर होता है उसको हॉर्स पावर से इंडिकेट करते हैं, HP से. जैसे कि जनरली जो स्कूटी का इंजन आता है वो 7, 8 to 10 हॉर्स पावर का होता है. बाइक का 100 के आसपास होता है. कार का उससे भी ज़्यादा, आपका बाइक का अप्रॉक्सीमेट 70 के आसपास होता है. कार का उससे भी ज़्यादा. तो मैकेनिकल पावर को इंडिकेट किया जाता है आपका HP में. कॉमर्शियल यूनिट है HP. सो 1 HP दैट इज हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है. ठीक है, सो यूनिट ऑफ पावर कॉमर्शियल जो मैकेनिकल में जनरली हम यूज करते हैं दैट इज गिवन बाय 746 वॉट HP. 1 HP का वैल्यू इतना वॉट के बराबर होता है. अब इन टर्म्स ऑफ वॉट
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी कॉमर्शियल यूनिट होता है वॉट के टर्म में। तो देखिए ये तो इलेक्ट्रिकल पावर था, ठीक है। जो कोई भी डिवाइसेस रेडिएट करता है, कोई भी जो डिवाइसेस है, चाहे वो बल्ब हो, फैन हो, मशीन हो, ठीक है, उसके पावर को इंडिकेट करता है ये, ठीक है। हर एक डिवाइसेस का, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का अपना पावर होता है। फैन का भी होता है 6 to 70 वाट। जो अपना एसी है, अल्टरनेट जो एयर कंडीशन है, दैट इज ऑल्सो, उसका भी पावर होता है, लेकिन इसका पावर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सबका अलग अलग रेटिंग होता है। नाउ कंडीशन था कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसका बिल आता है, वो यूनिट में आता है, 1 यूनिट 2 यूनिट, इस हिसाब से उसका प्राइस भी फिक्स रहता है। ओके, सो 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर को 1 यूनिट बोलते हैं। ओके, 1 किलो वॉट मतलब हुआ कि 1 किलो वॉट आर इक्वल टू, ये तो कमर्शियल यूनिट है, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करके कितना होगा? 1 किलो मीन्स 1000 वॉट आर। आर हम एसआई में यूज नहीं करते हैं, अब इसको अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 1000 इंटू 3600 वॉट सेकेंड, ये आ जाएगा 3.6 10 to the power 6 वॉट सेकेंड को ही जूल बोलते हैं। सो 1 किलो वॉट आर इक्वल टू दिस मच जूल। इसका मतलब हुआ कि जब आप एक यूनिट घर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इसका मतलब है कि 3.6 10 to the power 6 जूल का एनर्जी आपने कंज्यूम कर लिया। तो 3.6 10 to the power 6 जूल का ये आपका एनर्जी निकल गया, ठीक है। सो 1 यूनिट इज दिस मच जूल, ये आपका कॉमर्शियल यूनिट। अब इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आता है कि आपको अगर घर के अप्लायंसेस का पावर पता हो एंड ऑपरेट होने का टाइम पता हो, इन दैट कंडीशन यू कैन इजिली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। उससे पहले हमने पावर का भी देखा है कि पावर का फॉर्मूला होता है आपका H/T। सो H इक्वल टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। नाउ अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और एक टॉपिक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस कैसे ऑब्टेन करते हैं? एफिशिएंसी दैट इज ईटा इज इंटरवल आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी इनपुट कितना सप्लाई किया एंड आउटपुट कितना गेन किया, इनके रेशियो को एफिशिएंसी बोलते हैं। अब इसी बात है, ये पावर और पावर का ही रेशियो है, इसीलिए एफिशिएंसी का कोई यूनिट एंड कोई डायमेंशन नहीं होता, वो एक नंबर आता है, परसेंटेज। अब इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये एफिशिएंसी परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। ईटा has no unit, no dimension. Okay, now इसमें बेस ये चैप्टर का थियरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये चैप्टर का थियरी का द एंड हो गया। अब हम दो चीज देखेंगे, एक तो इसके बेस जो न्यूमेरिकल आते हैं वो, और दूसरा किरचॉफ लॉ का अगेन हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो आपका किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे, यानी जो लूप रूल है उसका, बिकॉज वो टॉपिक इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल का। तो इसके न्यूमेरिकल करेंगे और साथ में हम उसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ चलिए लिखते हैं।
न्यूमेरिकल किस टाइप का है कि 2 फैन each of power 50 watt operates for 10 hours per day, while 2 tube light each of power 100 watt operating for 12 hour per day. ठीक है, so find the number of unit and electricity bill of March month given cost of per unit 5 रुपया। यानी आपको अलग अलग डिवाइसेस, हर एक के घर में ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ फैन है, टीवी है, फ्रीज है, ट्यूबलाइट है, ऑलरेडी ग्लो करता रहता है। इससे क्या होगा कि ऑन एन एवरेज आप किसी भी मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड कर सकते हो कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आ रहा है डिफॉल्ट के कारण से कई बार ऐसा होता है कि बिल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाता है। तो आपको अगर प्रॉब्लम है कि नहीं इतना नहीं आना चाहिए था, तो आप ऑन एवरेज अगर इस फॉर्म न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को फाइंड कर सकते हो, जिसके बेसिस आप डिसाइड कर सकते हो कि ना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बहुत ज़्यादा है या फिर एवरेज है जितना आप यूज़ करते हो। ओके, तो निकालना है आपका एनर्जी। तो पहले देखिए एनर्जी कंज्यूम so energy consumed by 2 fan in a day कितना निकलेगा? पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है? 2 फैन है तो 2 फैन का पावर कितना? 100। 2 इंटू 50 इंटू टाइम ऑपरेट हो रहा है 10 के लिए, ये टोटल कितना हो जाएगा? 1000 वाट आवर। ओके, इसको चाहो तो आप डायरेक्टली किलोवाट में कन्वर्ट कर दो। किलोवाट में कितना होगा? 1000 अपॉन 1000 किलोवाट आवर, सो 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब हुआ कि 2 फैन जो 50 वाट का है अगर 10 आवर्स पर डे चलता है तो एक दिन में 1 किलोवाट का यूनिट का कंजम्पशन होगा। ओके, नेक्स्ट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 ट्यूब लाइट इन अ डे। ये जो निकला ये निकला आपका फैन का। तो 2 ट्यूब लाइट है 100 वाट का है, तो टोटल पावर कितना होगा? 2 ट्यूब लाइट ऑफ 100 वाट एंड ऑपरेटिंग टाइम है आपका 12 आवर। ये हो जाएगा वाट आवर, ये हो जाएगा आपका 2400 वाट आवर। 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2.4 किलो वाट आवर। और इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट। तो ये कितना यूनिट का आया? 1 यूनिट का बिल, और यहाँ पे आया आपका 2.4 यूनिट का बिल। ओके, यानी इसका और इसका बिल निकल गया। अब यानी एक दिन में कितना यूनिट का बिल आया? सो टोटल यूनिट इन अ डे, 1 यूनिट फैन ले गया तो 1 यूनिट प्लस 2.4 यूनिट
ये हो गया आपका 3.4 यूनिट। ये एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब यूनिट आया। आपको बोला है किस मंथ का निकालने का, मार्च मंथ का। तो मार्च में 31 डेज होता है, तो एक दिन में इतना यूनिट कंज्यूम, तो 31 डेज में कितना होगा। सो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन मार्च मंथ 3.4 एक दिन का इंटू 31, ये क्या निकल जाएगा, टोटल यूनिट मार्च का। अब एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज। तो टोटल बिल की बात करो तो 3.4 इंटू 30 यूनिट था, और एक यूनिट का प्राइस है ये, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल जाएगा मार्च मंथ का। ठीक है, तो इस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी पे बेस्ड पे बहुत सारे डिवाइसेस होंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज है कि जैसे हमने पढ़ा कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो अगर 2 बल्ब, ठीक है, क्वेश्चन में लिख देते हैं कि अगर 2 बल्ब ओके, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है कि मान लीजिए 2 केस, टू बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, एक का पावर है 100 वॉट और दूसरा का मान लीजिए 50 वॉट। इन दोनों में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, सबसे ज्यादा ग्लो किस में होगा। ठीक है, 2 बल्ब 100 वॉट एंड 50 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द बल्ब और डिवाइसेस, अगर बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब जिसका पावर कम होगा सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका पावर कम होता है वो ज्यादा ब्राइट से होता है, रीजन ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा ग्लो करेगा। इसका पावर का वैल्यू कम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू आपका सेम होता है, यानी इसमें 50 वॉट इसमें 100 वॉट है तो करंट का वैल्यू सेम, बट वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा। तो इस पावर के लिए वोल्टेज ड्रॉप का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, जबकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप का कम रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो करंट का अमाउंट और पावर होने के वोल्टेज कम लगेगा तो उसका आपका सारे का सारा ग्लो करने में चला। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा बल्ब जिसका पावर कम होता है वो ज्यादा ग्लो करता है, लेकिन पैरेलल में ठीक उल्टा हो जाता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बल्ब का पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, यानी 100 वॉट है एंड 50 वॉट है, इन दैट कंडीशन, ठीक है, इन दैट कंडीशन देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अब इसमें ब्राइटनेस 100 वाले का ज्यादा होगा। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा और जिसका पावर कम होता है उसका वो कम ग्लो करेगा। ओके, नाउ अब चलते हैं हम किरचॉफ लूप रूल पे बेस्ड जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, और खास करके न्यूमेरिकल तो बहुत सारा हो सकता है, खास करके जो व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का है और वो अनबैलेंस्ड हो, व्हीट स्टोन ब्रिज हो बट अनबैलेंस्ड हो, इन दैट कंडीशन आपका हर एक आर्म में करंट फाइंड करना बहुत टफ होता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज इसमें कंसेप्ट भी है, दैट्स व्हाई हम इसको लेके सॉल्व करेंगे ताकि वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन है कि
मान लीजिए 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम। ये सबसे सिंपल हमने सर्किट लिया। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज होता तो इसको फाइंड करना, करंट फाइंड करना बहुत आसान था। व्हीट स्टोन ब्रिज में ये पोर्शन हट जाता, ये दोनों सीरीज में आ जाता, ये दोनों सीरीज में होता, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर तुरंत फाइंड हो जाता। बट ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, यानी 10 10 जा 100, 5 5 जा 25। जब इसका प्रोडक्ट सेम होता है तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। एंड इन दैट कंडीशन द मिडिल पोर्शन, मिडिल में जो भी लगा हो उसको हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बैटरी लगा हुआ है तो करंट डिवीजन करना पड़ता है। पहला स्टेप, जितना करंट किसी बैटरी से बाहर निकलता है उतना ही करंट बैटरी में इन हो जाता है। यहाँ करंट आ गया तो अब इसी बात है, यहाँ पे करंट क्या होगा, पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एज्यूम कीजिए ये करंट है आपका I1 और यहाँ पे करंट चला गया आपका I2। सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि आप जो है जो आपका करंट है यानी जो वेरिएबल है उसको मिनिमाइज करना। कैसे कर सकते थे, अगर मैं इधर करंट मानता हूं I, इधर गया I1, तो मैं I2 ना लिख करके इसको क्या लिख सकता हूं, I माइनस I1। यहाँ करंट होगा तो मुझे एक स्टेप कम करना पड़ेगा, ठीक है। या डायरेक्टली I2 लेके सॉल्व करो तो भी कोई इशू नहीं है। बट अगर ये मैं एक मेथड्स कर देता हूँ, आप इसको माइनस करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए I1 गया, फिर यहाँ जाएगा I1 या इधर से जाएगा I2, तो दो रास्ते मिले। चलिए I1 मान लेते हैं। I1 जब यहाँ पहुंचेगा दो रास्ता मिलेगा, करंट अपने आप को डिवाइड कर लेगा, इक्वली करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए कि ये आ गया I1 I2 और अब यहाँ पे आ जाएगा, आपको एक मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये I2 है तो इधर कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2 हो गया, I1 माइनस I2। तो एक मुझे वेरिएबल कम यूज करना पड़ा, I1 I2, I1 माइनस I2 इसी में निपट गया। सिमिलरली मैं इस वाले पोर्शन को भी हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, I माइनस I1। नाउ इधर से I2 करंट गया यहाँ पे, इधर से करंट आ रहा है I माइनस I1, तो कंबाइंड होके यहाँ पे कितना जाएगा, इन दोनों का सम, ये हो जाएगा I प्लस I2 माइनस I1। करंट डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इसको सॉल्व करने के लिए। I करंट निकला, जितना बैटरी से निकला उतना ही करंट इन हो गया। यहाँ पे गया, एक में हमने I1 किया तो दूसरा में I माइनस I1, तो एक वेरिएबल से बच गया। फिर यहाँ पे I2 है, इधर करंट किया, डिवाइड किया I2, तो इधर I माइनस, तो अपने पास में कितना वेरिएबल है, 1 2 3, I I1 और I2 तीन वेरिएबल, यानी अपने को तीन इक्वेशन चाहिए होगा। एक इक्वेशन तो तुरंत यहीं से बन सकता था, लेकिन लूप लेके सॉल्व करते हैं तो तीन लूप का रिक्वायरमेंट होगा। चलिए लूप का नाम रख देते हैं, A B C D E F G H। इसमें टोटल 4 लूप है, इसमें टोटल 4 लूप है। अपने को चाहिए कितना, कोई 3 लूप, उसमें भी सेलेक्टिव है, हम यही लूप लेना पड़ेगा। बाकी सब ऐसा नहीं था प्रॉब्लम। जब लूप में सेल नहीं होता है तो ऐसा इशू आता है। देखिए क्या इशू आता है, जैसे मैं लूप लेने के लिए इंडिपेंडेंट हूं, मैं एक लूप ले लेता हूं ये वाला, इन लूप C D E
इसमें 1 2 3 4 5 6 लूप है इसमें, तो 6 लूप है अगर ठीक से बनाएंगे तो। चलिए इन लूप सी डी ई सी, सी डी ई सी लूप में जा रहे हैं हम सी टू डी। तो देखिए करंट भी क्या है सी टू डी एंड लूप भी जा रहे हैं हम सी टू डी, यानी इसका प्रोडक्ट क्या होगा निगेटिव। सो माइनस ऑफ 10 आई 1, फिर डी टू ई, डी टू ई करंट भी उधर ही है, ये हो जाएगा माइनस 10 आई 2, एंड फिर ई टू सी। सो ई से सी गए, करंट किधर जा रहा है नीचे, और हम मूव किधर कर रहे हैं करंट अगेंस्ट में, अगेंस्ट वाला करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस आई माइनस आई 1 इंटू 5 इज इक्वल टू, इस लूप में एक भी सेल नहीं है, तो नेट ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 तो ऐसे ही कॉमन आ जाएगा, चलो 10 आई 1 माइनस 10 आई 2 प्लस आई माइनस 5 आई 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 5 आई 1 ये माइनस 15 आई 1 माइनस 10 आई 2 प्लस 5 आई इज इक्वल टू 0, माइनस 5 कॉमन, 3 आई 1 प्लस 2 आई 2 माइनस I is equal to 0. So 3 I1 plus 2 I2 minus I equal to 0. Question number 1. एक ये लूप ले लिया, दूसरा लूप ये ले लेते हैं, बाकी लूप आप कोई भी लूप लो इंडिपेंडेंट है, तो आप चाहो तो बाहर का लूप ले लो, कहीं सा इसको चलेगा। दूसरा मैं लूप ले लेता हूं, इन लूप डी एफ ई डी, डी एफ ई डी में डी से एफ गया तो करंट का डायरेक्शन सेम है, सो आई 1 माइनस आई 2 इंटू 5, एफ टू ई आया तो करंट उधर है, हम जा रहे हैं एफ टू ई, यानी प्लस हो जाएगा, ये निगेटिव है, I प्लस I2 माइनस I1 इंटू 10, अगेन E2 D जाएंगे तो करंट नीचे है और मूव कर रहे हैं हम E2 D, यानी प्लस 10 I2, सेल कितना है एक भी नहीं है 0, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5 I1 प्लस 5 I2 प्लस 10 I प्लस 10 I2 माइनस 10 I1 प्लस 10 I2 इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेते हैं I1 का, तो यहाँ पे I1 है और यहाँ पे I1 है, दोनों माइनस में है, तो माइनस 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 15 I1। I2 की बात करें तो 5 I2 10 I2 10 I2, यानी टोटल 25 I2, ये भी हो गया। अब बचा I का, तो I एक ही है, I2 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 I1 I1, यानी ये भी हो गया, ओके। तो बस गया था 10। नाउ 5 कॉमन ले लीजिए, इक्वल टू कितना 0, सो माइनस क्या 5 ले लेते कॉमन, ये हो जाएगा माइनस 3 I1 प्लस 5 I2 प्लस 2I इक्वल टू 0, सो माइनस ऑफ 3 I1 प्लस 5 I2 प्लस 2I इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, लूप ही लेना है तो
तो मैंने एक लूप ये लिया, एक लूप ये ले लिया, दूसरा लूप मैं क्या करता हूँ पूरा का ले लेता हूँ सी डी एफ ई सी। लेकिन अगर आपने ये लूप लिया तो I1 भी 0 आएगा, I2 भी 0 आएगा और I3 भी 0 आएगा। यानी अब आप ये वाला लूप इसमें से कोई ले नहीं सकते। तो कौन सा लूप लेंगे? अगर आपने इस वाला लूप में घूम गया तो अगेन इसमें कोई सेल नहीं है, इसका फिर से इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कि आपके सर्किट में कोई सेल लगा ही नहीं हुआ है। तो बिना सर्किट में जब सेल ही नहीं है तो फिर करंट कहां से आएगा? ऑटोमेटिकली मोस्टली सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर आपको एक से ज्यादा लूप लेना है, 5 लूप लेना है, मान लीजिए 5 लूप लेना है, तो एक लूप, उसमें से एक लूप ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें बैटरी आता हो। यही चीज इसमें कंसेप्ट था कि अगर मैं लूप लेने को ये भी लूप ले सकता हूं, लेकिन तब आंसर I1 I2 I3 तीनों 0 आ जाएगा, बिकॉज हमने एक में भी सेल नहीं डाला, एक में भी बैटरी या सेल नहीं है, तो तुरंत उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक से ज्यादा ऐसे लूप आ रहे जिसमें कोई बैटरी है ही नहीं, तो उसमें से आप 10 इक्वेशन बन रहा हो, 10 वेरिएबल आपके पास हो, तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, 9 आप कुछ भी लो चलेगा बिना सेल वाला, लेकिन एक आपको ऐसा जरूर लेना पड़ेगा जिसमें सेल होगा। अगर वो नहीं लिए तो प्रॉब्लम आएगा, तो आप सबका आंसर 0 ही आएगा। इसीलिए हम इसमें ये लूप होने के बावजूद भी हम अब ये लूप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन तो चाहिए, जिसमें से 2 इक्वेशन अपने पास आ गया। अब एक इक्वेशन ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें बैटरी आए। अब आप पे डिपेंड करता है, ए बी सी ई एफ जी एच ये ले ले, या ए बी सी डी एफ जी एच ये ले ले, या ए बी सी ई डी एफ जी, या ए बी सी डी ई एफ, यानी पाथ आप कोई सा भी सेलेक्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि अगर आपने इसको इंक्लूड नहीं किया तो सेल का वैल्यू नहीं आएगा। ओके, तो अब ये लूप ऐसा लेना, ये लूप जिसमें इंक्लूडेड है वो कंपलसरी है, चाहे आप जो लूप सेलेक्ट करो। तो चलिए हम लूप ले लेते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच ए, यानी हमने लूप लिया यहां से यहां, ठीक है। नाउ इस लूप का इक्वेशन देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं। इस लूप का इक्वेशन देखेंगे तो हम ए से बी गए, नो रेजिस्टेंस, बी से सी, नो रेजिस्टेंस, सी टू डी माइनस ऑफ 10 I1, डी टू एफ माइनस ऑफ 5 I1 माइनस I2, F टू G कुछ नहीं, G टू H नो रेजिस्टेंस, H टू A, तो करंट भी इधर ही जा रहा है, माइनस 10 I, साइड रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया, 1 2 3 3 रेजिस्टेंस आया इस लूप में, इज इक्वल टू, जब H से A बढ़ रहा था तो पहला टर्मिनल कौन सा आया? माइनस, यानी ये वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 20 वोल्ट। ओके, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस 10 I1 माइनस 5 I1 माइनस प्लस 5 I2 माइनस 10 I इज इक्वल टू माइनस 20, 10 I1 ये कितना हो जाएगा? माइनस 15 I1। ओके, I1 एक यहाँ पे था, 10 I1, ठीक है, ये निकल गया। फिर I2 प्लस 5 I2 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 20, और माइनस 5 कॉमन ले लेता हूँ तो 3 I1 माइनस I2 प्लस 2
I इक्वल टू -20 कैंसिल हो जाएगा तो 3I1 माइनस I2 प्लस 2I इक्वल टू 4। अब 3 इक्वेशन आ गया। अब चाहो तो आप चौथा इक्वेशन, पांचवा इक्वेशन जो निकालो, लेकिन एक वाला सेल वाला कंडीशन आ गया और 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। अब आराम से सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम का रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को खाली I1 I2 I3 निकालना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि किरचॉफ लूप में ऐसे भी सिचुएशन दे देते हैं जहाँ पे अपने को यही लगता है कि चलो हम लूप तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लोगे आप इसी इक्वेशन को, इसी सर्किट को, अब ये लूप मत लेना, बीच में घूम जाना, तो अब कैलकुलेट के देखना कि आपका रिजल्ट क्या आता है। तो अपने पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। पहला तीसरा इक्वेशन ये है। फर्स्ट इक्वेशन एक साथ में लिख देता हूं मैं, 3I1 प्लस 2I2 माइनस I इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन था माइनस 3I1 प्लस 5I2 प्लस 2I इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। देखते हैं क्या मिलता है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7I2, इसको ऐड करेंगे तो प्लस I इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4, एक बारी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2, ये 0 हो जाएगा। 5I2 माइनस I2, 4I2, 2I माइनस I इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। सो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, तो 7I2 माइनस 4I2, 3I2, I से I कैंसिल हो गया, माइनस 4I2 इक्वल टू माइनस 4/3। अब बोलते हैं कि करंट तो निगेटिव आता नहीं है। करंट अगर निगेटिव आता है इसका मतलब हुआ कि आपने करंट उस डायरेक्शन में लिया जिस डायरेक्शन में करंट नहीं है, उसके उल्टा होना चाहिए। इसका मतलब गलत नहीं है, आप करंट किधर भी डिवाइड करो, बस करंट डिवीजन परफेक्ट होना चाहिए। बाकी अगर आगे जा रहा है पीछे लोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये सिर्फ इतना बताएगा कि करंट I2 करंट जिधर हमने लिया था उधर नहीं, उसके उल्टा साइड होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए ये राइट है। फिर इस I2 का वैल्यू इसमें डाल देते हैं या इसमें डाल देते हैं, जिसमें डाल दीजिए आप। तो चलिए हम I2 का वैल्यू पुटिंग I2 इन इक्वेशन 5, इसमें डालोगे तो आसान पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाएगा, बाकी किसी में भी ला सकते हैं। तो 7 इंटू माइनस 4/3 प्लस I इक्वल टू 0, ये होगा माइनस 28/3 प्लस I इक्वल टू 0। सो I इक्वल टू 28/3। I पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि अपना करंट डिवीजन जिधर था उसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। I निकल गया, I2 निकल गया। अब किसी भी क्वेश्चन रख देते हैं, इन दोनों में रख देते हैं, इधर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। चलिए 1 में रख देते हैं। पुटिंग I and I2 in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 3I1 तो फाइंड करना है, प्लस 2I2, तो I2 का वैल्यू आया माइनस 4/3 माइनस I 28/3 इक्वल टू 0। सो 3I1 माइनस 8/3 माइनस 28/3 is equal to 0. So 3I equal to 8/3 plus 28/3,
3i इक्वल टू 36/3, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो 9, 3i इक्वल टू 9 9 नहीं 1 2 12, तो ये हो जाएगा i का वैल्यू 4 एम्पियर। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ जो I2 करंट है वो जिधर था उसके उल्टा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको पहले नहीं सोचना, आप पहले किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, नीचे से आए तो ऊपर दे सकते हैं, ऊपर से नीचे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस इज राइट आंसर। करंट निगेटिव आए पॉजिटिव आए तो बस ये मीनिंग होता है कि उसका डायरेक्शन उल्टा है। लेकिन इसका मतलब करंट निगेटिव होता है ऐसा नहीं, करंट नेवर भी निगेटिव। यही ओम्स लॉ का फेल्योर था कि वोल्टेज निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव वोल्टेज पे करंट निगेटिव नहीं हो सकता। सो करंट नेवर भी निगेटिव। बट इस सर्किट को सॉल्व करते टाइम में करंट निगेटिव आता है, जिसका मतलब होता है कि हमने जो डायरेक्शन चूज किया था उसका ठीक उल्टा होगा। बट आंसर राइट होगा। आपके एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको करंट का आंसर निगेटिव मिलेगा। तो उस सिर्फ सर्किट सॉल्व करते टाइम में करंट निगेटिव होता है, इसका मतलब हुआ उल्टा है, बट करंट नेवर बी नेगेटिव। तो ये किरचॉफ का जो लूप रूल है, इससे बेस्ड आपके सर्किट्स तो आते ही आते हैं। दैट्स व्हाई मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, 5th लेक्चर में किया था, जिसमें कि आई थिंक एक लूप में हमने वोल्टेज इंक्लूड नहीं किया था, उसके कारण से इक्वेशन राइट था लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको इंक्लूड नहीं किया था। ओके, तो ये वाला पोर्शन उसके लिए ही किया था। और इसमें बेसिकली कंसेप्ट भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बुक्स में नहीं दिए होते हैं कि नहीं आपको लेना ही लेना है, और गलती से हमने अगर सेल वाला वायर कंप्लीट नहीं किया तो इन दैट कंडीशन इशू आता है और वो पोर्शन जो है आपका गलत आएगा, ठीक है। तो ये रहा इस चैप्टर का एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो, ये 7th लेक्चर था। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कम्पिटिटिव पोर्शन है वो भी ऑलमोस्ट इतना ही लेक्चर है, बिकॉज उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स लगते हैं, बहुत सारे सर्किट्स हैं जिनको थोड़ा इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे सर्किट्स ऐसे हैं जिसको आप नॉर्मली सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक उसमें कम्पिटिटिव मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब हम जो है अपना करंट के कम्पिटिटिव वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें इंक्लूड, जो कि नेक्स्ट लेक्चर कम्पिटिटिव का ही स्टार्ट होगा। और उसकी हेल्प से वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन जो प्रिपरेशन करते हैं उसी के लिए है, जो नॉर्मल एनसीईआरटी प्रिपरेशन करते हैं उनके भी सारे फॉर्मूलेज रिवाइज हो जाएंगे, उसके अलावा फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नॉट फ्रॉम द competitive point of view.